नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना सोही। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधित 3 कानूनों का देश भर में कांग्रेस और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजभवन तक पैदल मार्च कर किसानों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। कांग्रेस ने कानून को किसान विरोधी करार दिया। उधर बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नए किसान कानून पर शंकाओं का बाजार क्यों गरमा रहा है, इसका कोई हल आखिर सरकार क्यों नहीं निकाल रही। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नए किसान कानून पर आर पार, बीजेपी और कांग्रेस में जारी वार पलटवार। प्रदेश कांग्रेस को भी आया किसानों का ख्याल। बीजेपी बोली कानून पर फैलाया जा रहा भ्रम का जाल। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधित 3 कानूनों का देश भर में कांग्रेस और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों का छत्तीसगढ़ कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस संगठन ने राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया है। पैदल मार्च में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरका, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को तीनों कानून वापस लेने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि तीनों कानून किसानों के लिए काले कानून साबित होंगे। आज तक के किसानों को व्यापारी कोई नहीं माना है, लेकिन ये सरकार इस संशोधन विधेयक जो बनाए हैं उसके माध्यम से ये तो जो धान बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, सोयाबीन बेचेंगे, उसे व्यापार कर रहे हैं। ये एफसीआई खत्म करना चाह रहे हैं, जबकि एफसीआई का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक केवल आप धान और चावल और गेहूं ही खरीद रहे हैं, और भी जो समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं उन वस्तुओं की भी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ाकर कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस जानती है कि कानून बन गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले मोदी सरकार के कानून पर भ्रम का जाल फैला रही है। इस कानून में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 50-60 वर्षों तक लगातार सरकार में रहने के बाद किसानों के हित में न तो इन्होंने कोई काम किया, न ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को इन्होंने लागू किया। लेकिन अब जब कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि मोदी जी के इस कानून से किसानों के हित में बड़ी सौगातें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी से किसानों का मोह भंग हो रहा है, ऐसे समय में किसानों को बहकाकर किसानों को बरगलाने का प्रयास ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल में क्या बीजेपी बिहार और एमपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर किसानों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना चाहिए कि क्या कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बिहार में चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार और मध्य प्रदेश और तमाम जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, भाग नहीं ले रही है? शिवराज चौहान के सभा में, सिंधिया के सभा में जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार और बीजेपी नए कानून को किसानों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इन कानूनों को किसान विरोधी बता रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून पर शंकाओं को दूर किया जाए और किसानों को भरोसे में लिया जाए। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना सोही, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अनुराग जी आप से करूंगी। बड़ा आरोप लग रहा है सर, व्यापारी किसानों को बनाना चाह रहे हैं आप लोग, एफसीआई की जो प्रक्रिया होती है उसको भी खत्म करने की ओर ये कानून बता रहे हैं। वंदना जी, बाकी बातें तो बाद में होंगी, लेकिन कितनी अद्भुत बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक चुनी हुई सरकार कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। लगातार 7 दिन से आधा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन था। मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, व्यापारी वर्ग सब आपके नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में बैठ के इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और 8वें दिन
ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आप हजारों लोगों को लेकर सड़क पर उतर गए? क्यों ये गैर जिम्मेदाराना रवैया आप लगातार अपना रहे? कल ही टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि लॉकडाउन तो 14 दिन बढ़ाना चाहिए था, और आज वो रोड पर आ जाते हैं। इस विकराल महामारी के दौर में सारी बातें छोड़कर प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए थी। क्यों इसमें सरकार गंभीर नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। विरोध तो निसंदेह सबका मौलिक अधिकार है और उसके लिए विचार प्रकट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वंदना जी कि अगर 4 लोग भी राज्यपाल के पास जाते, क्योंकि वैसे भी राज्यपाल जी शिष्टमंडल से ही मुलाकात की होंगी, तो 4 लोग राज्यपाल के पास जाके अपनी बात पूरी होने दीजिए। वंदना जी, विषय मुख्य गंभीर ये है, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और 5 लोग भी अगर जाके विरोध दर्ज कराते तो वह सांकेतिक विरोध होता, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि ये कानून बन चुका है, ये लोकसभा में पास हो चुका है, ये राज्यसभा में पास हो चुका है और इसको राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। और जब लोकसभा और राज्यसभा में ये कानून चल रहा था तब कांग्रेस के ही विधि विशेषज्ञ जो कि जानते थे कि यह विरोध नहीं हो सकता, उन्होंने इससे कोई विरोध नहीं किया। और आज ये विरोध की नौटंकियां या ये विरोध का ये क्यों कर रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसान को व्यापारी क्यों बनाया जा रहा है सर? मेरी बात समझिए वंदना जी, अगर कोई सरकार झूठ बोले और कोई लगातार झूठ बोले तो वो सच नहीं हो जाएगा। और जब तक भाजपा की सरकार बनी है, राज्य की सरकार एक संवैधानिक संकट को बढ़ावा दे रही है, एक सांगठनिक ढांचा से लगातार, संघीय ढांचा से लगातार ये संघर्ष करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो या अन्य किसी कोई भी मुद्दा हो। और इन मुद्दों पे जैसे पूर्व मुद्दों में मुंह की खाई थी वैसे ही खाएगी। देखिएगा, एक बात समझिएगा कि समवर्ती सूची के अनुसार केंद्र को इस पर नियम बनाने का अधिकार है। 33 और 34 के तहत उन्होंने ये नियम बनाया है जो किसानों की मजबूती, किसानों की आय दूर करने, आय लाने और किसानों को उसके घर तक व्यापार और बाजार पहुंचाने का प्रयास है। इससे किसानों की आय दुगनी होगी और माननीय मोदी जी के इस प्रयास से किसान संतुष्ट है और इसके लिए ये कितना भी भ्रम फैलाए, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। किसान भी तो सड़कों पर है सर। नितिन भंसाली जी, किसान को व्यापारी बना देने से वो उन्नत किसान बन जाएगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा जैसा ये बता रहे हैं। अभी बहुत लंबा भाषण सुना भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी का। ये कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 62 करोड़ किसानों के जीवन से जुड़ी, उनके रोजगार से जुड़ी, उनकी जिंदगी से जुड़ी जो फैसले थे संसद में, वो सिक्योरिटी गार्ड लगाकर सांसदों को, विपक्षी सांसदों की आवाजों को दबाकर बिना चर्चा कराए उस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वक्त ये समय जो है वो कोरोना से लड़ने का है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत खड़ा है। इस चीज की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं है। इनको किसकी चिंता है? सुरक्षा में कंगना रनावत की चिंता है। इनको देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। यह काला कानून निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूं कि इनके जो गिने चुने कॉर्पोरेट मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। जिस प्रकार जियो मोबाइल को लॉन्च करते समय लोगों को फ्री में दिया गया, उन्होंने फ्री में काफी बातें की, काफी खुश हुए, और आज उनको जाकर पूछिए कि कितने पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके गिने चुने जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, उनके हाथों में भी ये किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ये कह रहे थे कि संविधान की एक बात मैं भी बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत राज्य सरकार को ये पावर है, ये शक्तियां हैं कि वो विधानसभा में इस विषय में चर्चा करके इस कानून को यहाँ पर ध्वस्त कर सकते हैं। विरोध कीजिए सर, लेकिन कोरोना की भी तो यहाँ पर महामारी फैली हुई है, उससे कैसे बचाएंगे? जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, संक्रमण फैल रहा है इससे। मैडम, मैं खुद गया था वंदना जी, मैं खुद गया था राजभवन तक मैं मार्च करके आ रहा हूँ। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया था मैडम। और जब बिहार में चुनाव हो सकते हैं, जब हजारों लोगों की रैलियां हो सकती हैं, तो क्या किसानों के, अन्नदाताओं के, देश के 62 करोड़ किसानों के न्याय के लिए क्या हम राजभवन नहीं जा सकते? हमारी बात नहीं रख सकते? नितिन जी, आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है सर, क्योंकि आप तो कोरोना सर्वाइवर रहे हैं। आप तो जानते होंगे सर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, कितना बड़ा एक खतरा हो सकता है। मैं सर्वाइवर रहा हूँ, आपकी बात सही है, मैं पीड़ित रहा हूँ, और हमने वहाँ पर उस तरीके से ही बिल्कुल दूरी बनाकर, आप देखिए बड़े
डिसिप्लिन से हम सारे लोग वहां से राजीव भवन से मार्च करके राजभवन तक गए थे और कहीं पर कोई भी ऐसी बात ऐसी निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया। हाँ, हम थे काफी तादाद में, लेकिन हम एक अनुशासन के तहत सारे नियमों का पालन करते हुए राजीव भवन से राजभवन तक गए और जरूरत पड़ेगी तो संसद तक भी जाएंगे, संसद के बाद राष्ट्रपति भवन तक भी जाएंगे और किसानों के अन्नदाताओं के शर्मा जी, अचानक से किसानों के चिंता करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर। जी, किसानों को लेकर राजनीति पूरी तरह से हावी है। किसानों के हित के लिए जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंडियों को मजबूत, ये 3 आधार महत्वपूर्ण जो मेरे को दिखते हैं किसानों के लिए कि मंडियों को मजबूत करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। तीसरी बात जो है कि जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे टमाटर की फसल जो होती है सड़कों पर फेंक दिया जाता है, ये 3 स्थिति यदि बेहतर कर लिया जाए तो किसानों को आय दोगुना करने का जो 2022 का लक्ष्य निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वो किसानों के हित में 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने के साथ ऋण माफी जैसे अन्य विषयों को लेकर ही सरकार में आई है। तो निश्चित रूप से सरकार किसान का विश्वास अभी सरकार के साथ है, लेकिन संघीय ढांची व्यवस्था में हम किस ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें किसानों को लेकर के कालाबाजारी की बात आ रही है, निजी मंडी की बात जो आ रही है, ये सब विषय को लेकर के किस ढंग से छत्तीसगढ़ में देखें मंडियों को स्थिति छत्तीसगढ़ में जहाँ बात करेंगे तो के शर्मा जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है, विपक्ष कह रहा है किसानों के हित में नहीं है, किसान खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसा हित। क्यों फिर इस पर शंकाओं का बाजार गर्म है? क्यों भरोसे में किसानों को नहीं दिया जा रहा? देखिए, किसानों को भरोसा में लेकर ही पूरा काम होना चाहिए। केंद्र सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में 69 विधायकों के साथ यहाँ की सरकार भूपेश बघेल सरकार मजबूती के साथ बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में किसान हित के लिए जो बात आ रही है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में क्या दिक्कत है, जिसमें 1.5 गुना फसल दिया जाना है। किसानों के एक उत्पादन जो कर रहा है उसमें लागत कितनी है, लागत के आधार पर आप उसको कितना पैसा देना चाहिए, ये स्पष्ट है क्या? छत्तीसगढ़ में पूरा भारत जो किसान आधारित है, कृषि पर आधारित देश है, यहाँ पे एक कितना उत्पादन लागत है किस फसल का, उसमें कितना मूल्य मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य कितना हो जाए, क्यों 2500 की बात आ रही है? और जब 2500 मिल रहा है तो मंडियों में धान बेचने की बात आ रही है, तो मंडियों तक कितने किसान पहुंच रहे हैं? ये भाजपा ने यहाँ पे ये बात भी उठाई है कि 36-37 लाख किसान में से 19-20 लाख पहुंच रहे हैं, तो बाकी किसान के धान कौन खरीद रहा है? तो बीच में सौदा पत्रक के माध्यम से भी खरीदी हो रही है, बीच में उनको बिचौलिए बोलने की जगह में उनको जो एजेंट बनाने की व्यवस्था की गई है, ये भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है। मंडियों की जहाँ तक बात कर रहा हूँ कि 14-15 मंडी यहाँ पे सक्रिय हैं, सभी मंडियों को सक्रिय करने की आवश्यकता है, मंडियों को मजबूत करना है। लेकिन रायपुर के जो राजधानी मंडी है उनको ज्वेलर्स के दे दिया गया है। तो ये पूरी स्थिति को लेकर के, किसान हित को लेकर के यदि कहीं बात आ रही, दोनों ही दल यदि चाहते हैं किसान के हित, इसमें विवाद कहाँ पे आ रहे हैं? केवल राजनीति करना है तो बात अलग है, बाकी किसान हित छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण रूप से इस पर विचार करना चाहिए। मंडियों को मजबूत करना है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपके कितने हैं? आज भी छत्तीसगढ़ में कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपने तैयार कर लिए? अनुराग जी, शंका तो इस बात पर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी व्यवस्था को ही चौपट करने की तैयारी है। जी वंदना जी, दोस्ती की नजर कुछ और होती है। वंदना जी, थोड़ा सा दोस्ती की नजर मंडियां जो है ये कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चली जाएंगी। ठीक है, इनको बोले दीजिए अभी। अनुराग जी, दोस्ती की नजर कुछ और होती है और अदावत की कुछ और। जब नजरें बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। माननीय नितिन भंसाली जी कोरोना के सर्वाइवल भी रहे हैं और शायद मेरे ख्याल से वॉरियर भी रहे हैं। जब कहते हैं, बड़ी दिलेरी से कहते हैं कि वंदना जी आप देखिए, आपके चैनल में ही दिखा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पहुंच रहे हैं, तो स्थितियां हास्यास्पद हो जाती है। अब वहीं पे बात खराब हो जाती है कि जहां पे 3-4 हजार लोग सट के धक्का मुक्की करके चल रहे हैं और हमारे माननीय बड़े भाई नितिन भंसाली जी वरिष्ठ प्रवक्ता विद्वान भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं, हमारे लोग के लिए आपने लोग भेजे थे। वंदना जी मेरी बात समझिएगा, जो बात 254 कौन बोलता है, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, भंसाली जी बोलता है, अभी भी झूठी बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने, नितिन जी एक बात थोड़ा सा बड़े भाई सुन लीजिए, माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने कांग्रेस शासित और कांग्रेस नीति सरकार के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि 254(2) के तहत आप इसके खिलाफ कानून बनाइए, राज्य अपना कानून बनाए। भूपेश बघेल जी भी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे, जबकि वो जानते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि 254
जो कहता है कि यह कानून तभी बन सकता है जब इसको आपने पढ़ा क्या? हस्ताक्षर करे। आपने 254 ने पढ़ा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये लागू नहीं हो सकता या ये निष्प्रभावी नहीं हो सकता? अनुराग जी, तथ्यों से बात करिए। आपने पढ़ा है क्या इस कानून को? बिल्कुल शांति से सुनूंगा आपकी बात को। नहीं, समय आएगा नहीं, आप गलत बात करेंगे तो मैं टोकूंगा, क्योंकि मैं डिबेट में बैठा हूँ, मैं चर्चा करने बैठा हूँ। आप मुझे एक बात समझ में नहीं, अनुराग जी एक बात बताइए सर। अनुराग जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हल्ला हो रहा है सर इस कानून को लेकर, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि कब से खत्म होंगे नहीं। कम से कम किसानों को भरोसे में ले लीजिए, विपक्ष की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी सर। हल्ला किसान कर रहा है वंदना जी, 62 करोड़ किसान और 250 वही मैंने राजनीति चुप गई। अब सुन लीजिए सर, वो कह रहे हैं कि ये काला कानून लागू नहीं होना चाहिए, और ये किसकी बात कर रहे हैं? नितिन जी आ रही हूँ सर आपके पास। नितिन जी एक मिनट सर, नितिन जी वही सवाल मैंने उठाया है सर। नितिन जी वही सवाल उठाया है सर। विपक्षी अरे महाराज रुक जाइए सर, उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी की बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। अनुराग जी वंदना जी, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस को आखिर दिक्कत किस बात का है, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद में कहते हैं कि हम पुराने कानून में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो एमएसपी की व्यवस्था है वो हमेशा रहेगी और मंडियों की व्यवस्था रहेगी। उसके अतिरिक्त हम किसानों को विकल्प लाके दे रहे हैं, किसान अपनी आय बढ़ाए, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन हो रहा है, तो इनके पेट में दिक्कत क्यों हो रही है? ये बाध्यकारी कानून नहीं है। अगर किसानों को लगता है कि पुरानी परिपाटी जो चल रही है वो अच्छी है, तो किसान अपनी मंडी में जाके धान बेचे। अब किसान को मंडी के जो 7% टैक्स है, जो अदृश्य रूप से किसानों के ऊपर उससे मुक्त करके एमएसपी फिक्स कर दीजिए। तो वंदना जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में इस बात को कहा है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। रही किसानों की बात, तो कोई किसान इनके साथ नहीं है, कोई किसान रास्ते पे नहीं है, लगेगा समय जरूर, लेकिन जितने बचे खुचे किसान हैं, अधिकतर किसान नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ है। जो कुछ किसान हैं जिनको कांग्रेस और अन्य दल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निसंदेह समय के साथ इन बातों को समझ के बीजेपी अपने घटक दल साथ छोड़कर जा रहे हैं, अकाली दल साथ छोड़कर चला गया। क्या बात करें सर आप? नितिन जी बोले सर। अभी एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी, इसका कोई अभी निर्धारण नहीं हुआ है। और इसमें यह भी इस कानून में है कि एमएसपी से कम दर पर भी यदि कोई किसान अपनी फसल बेच रहा है और कोई कॉर्पोरेट उसको खरीद रहा है, तो ये देखिए इस पे कोई कानून ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति को अगर रुपए पैसों की जरूरत है और वो सस्ते में भी, अगर देखिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, इस प्रकार किसानों को मजबूर किया जाएगा। इस देश का किसान जो है वो मजदूर बन जाएगा इस कानून से। दूसरी बात कही इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपको बता दूं कि इन्होंने स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। स्टॉक लिमिट खत्म करना मतलब आप समझ नहीं है, जमाखोरी को बढ़ावा देना है। कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घराने के जो इनके परम मित्र हैं, वो इन सारी फसलों को खरीदकर किस तरीके से अनाज को स्टॉक करने के बाद किस तरीके से कालाबाजारी करेंगे, इससे ये जग जाहिर है। इसको मुझे बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये मनोहर कहानियां जो सुनाते आ रहे हैं इनके प्रधानमंत्री जी और इनके संगठन में जो इन प्रवक्ताओं को सिखाकर यहाँ भेजा जाता है कि इन मनोहर कहानियों को वहां जाकर आप पढ़ दीजिएगा, तो जनता आप जान चुकी है, देश का किसान, देश का अन्नदाता समझ चुका है। ये कहते हैं कि कुछ परसेंट किसान, अरे कुछ परसेंट किसान नहीं है, लगभग किसान इस कानून के खिलाफ है। 62 करोड़ किसानों के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगठनों के इस आंदोलन में हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। के शर्मा जी, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा क्या इन कानूनों से? माया जाल फैलाने में आप लोग माहिर हैं महाराज। के शर्मा जी, आप दोनों रुकिए सर। कालाबाजारी को रोकने की आवश्यकता है, कालाबाजारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ही हम अभी देखे हैं कि आलू प्याज के दाम अभी क्या है, ये दोनों प्रवक्ताओं को मालूम है। किस ढंग से कालाबाजारी हो रही है, क्या यहाँ पे कमी है कि जो खेती किसानी जो माल को अभी रखने के बाद एक दर निर्धारित करके जो करते हैं, निश्चित रूप से इसको लिए शासन प्रशासन को यदि छूट भी देंगे तो किस हद तक देंगे, उन पर कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास क्या अधिकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्रवाई करेगी, यह भी निश्चित रूप से चिंता का विषय यह सबके लिए होगा। केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, किस ढंग से किस लिमिट तक, कहीं न कहीं लिमिट आपको तय करना पड़ेगा कि कितने के उपज वो रख सकते हैं। जी छत्तीसगढ़ की बात करें मैडम, तो 1,25,00,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे बम्पर स्टॉक है। सिंचाई की सुविधाएं कितनी बढ़ेगी, जो एक फसली अधिकतर के क्षेत्र है उसको 2 फसल में कैसे बदलें, कैसे यहाँ पे मंडियों को मजबूत करना है, इन सब विचार के दिशा में काम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें, राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो इसमें फूड प्रोसेसिंग के जरिए बड़े बड़े उद्योग, आलू चिप्स की रेट, छोटे छोटे उदाहरण जैसे देखते हैं कि 2 आलू का रहता नहीं, कितने रुपए में बिकता है, तो बीच का पैसा कहाँ जाता है, इस प्रकार के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।
तो इसको देखने की जरूरत है। हम किसान हित की बात कर रहे हैं तो किसान और उपभोक्ता को डायरेक्ट जोड़ने की आवश्यकता है। बिचौलिए जितने हम समाप्त करेंगे डायरेक्ट लाभ मिलेगा मेरे विचार से। जी अनुराग जी, जान हथेली पर रखकर कोरोना संकट के बीच ये किसान सड़कों पर हैं सर। विपक्षी तो कह रहे हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, हम तो उनकी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं। वंदना जी, अगर अपन कानून की बात करें, मैं के तिवारी जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि इस छत्तीसगढ़ में 36 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं और अगर समर्थन मूल्य पे धान को मात्र 17 से 18 लाख किसान ही बेचते हैं, बाकी किसान कहाँ जाते हैं। और समझिएगा, सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदती है, बाकी धान कहाँ जाती है? बाकी धान मंडी में जाके अड़हतियों के पास जाता है। हम तो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये व्यवस्था तो बनी रहेगी, लेकिन किसान को एक मुक्त बाजार देने की अवधारणा है। और मुझे ये बात कहनी है कि कांग्रेस ने अपने 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में यही बात का वादा किया था। या तो कांग्रेस आज यहाँ पे बोले कि हम अपने घोषणा पत्र से मुकरना चाहते हैं। अब हम वही बाजार वही लाके जब किसानों के सामने रख दिए हैं, तब कांग्रेस क्यों विरोध करी? आप मुझे बताइए। मैं बोलूंगा तो वंदना जी आप बोलोगे, अगर बाहर बाजार में बेचने लगे तो इनको क्या दिक्कत है? और वो बताएंगे ना क्या दिक्कत है, वही तो बता रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, नितिन जी बोले सर। शासन की जहाँ तक बात करेंगे, देखिए तीनों कानून का एक एक करके नितिन जी को बोलने दीजिए। कर रहे हैं नितिन जी, ये धोखेबाज यूनिवर्सिटी के लोग कौन से वादे की बात कर रहे हैं? 2100 रुपया समर्थन मूल्य देंगे, 3 रुपए किसान को धान का बोनस देंगे, 2400 देने का वादा किया था, दिया क्या आपने? नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? जनता ने आपको बुरे तरीके से वादा खिलाफी की। इसी न्यूज अभी भी झूठ बोलेंगे। क्या किया किसान खरीदेंगे? क्या किया आपने? बिचौलिए आपकी सरकार में आएंगे। हमने दाना दाना किसानों का खरीदा है। और ये जो बीच बीच में, एक सेकंड आवाज नहीं आ रही। हेलो, अनुराग जी को रोक रही थी सर, वो बीच में बोल रहे थे। बोले नितिन जी, बात पूरी करें। नितिन जी बात पूरी करें सर, आवाज नहीं मिल पा रही है। के जी ये बताएं कि सर एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब किसान करे तो करे क्या? क्योंकि प्रदर्शन भी करेंगे तो सवाल उठेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी चिंताएं, उनकी शंकाओं को कौन दूर करेगा? देखिए, किसान को लेकर राजनीति हो रही है, ये पहले ही मैंने कह दिया है। जिस ढंग से आज हुआ, ये सरकार की जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस सरकार में है, और वो किस ढंग से जनता के बीच क्या संदेश दे रहे हैं, ये उनको भी विचार करना चाहिए इसमें कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हुए। प्रदेशाध्यक्ष से लेकर अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी पॉजिटिव रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में किस ढंग से हो, उनके विधायक के लेकर के अधिकारी, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में स्थिति, कोरोना की स्थिति बहुत भयावह है। 1,08,000 केस मिल चुके हैं। तो इन पर इनको विचार करना है, इन्हीं को नियंत्रित करना है। दूसरी चीज ये है कि जो किसानों के मामले में आ रहा है, तो अभिकर्ता जो नियुक्त किया गया है, इसमें अभिकर्ता के माध्यम से जो बता रहे थे, भाजपा प्रवक्ता अनुराग जी कह रहे थे कि 26 लाख किसान कहाँ जा रहे हैं। तो 26 लाख किसान छोटे छोटे जो है अभिकर्ता के माध्यम से अपने मंडियों में धान बेचते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंडियों में इन सबको मालूम है कि 1400-1500 रुपए से ज्यादा का रेट नहीं मिला है। समर्थन मूल्य से कम दर पर मंडियों में किसानों को धान बेचना पड़ा है। और 2,500 रुपए का जो है खरीदी केंद्रों में जो किसान जा रहे हैं, उन्हीं को लाभ मिल रहा है। उसमें परिवहन में भी किसानों को व्यय करना पड़ता है। जी अनुराग जी, मंडी व्यवस्था अगर खत्म नहीं होगी और आप कह रहे हैं कि एमएसपी का भी प्रावधान किया हुआ है, फिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मैं वही तो बात कह रहा हूँ वंदना जी, बातें पूरी होने नहीं देते हैं आप। बात समझिएगा, छत्तीसगढ़ या प्रदेश के मात्र 85% लघु और सीमांत किसान है। ये छोटे छोटे किसान, जैसे के जी कह रहे हैं कि मंडियों में इनको समर्थन मूल्य से नीचे मजबूर होकर अड़हतिया को हाथ धान बेचना पड़ता है। हम उनको तो मुक्त बाजार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जहां चाहे, जहां उसको अधिक मूल्य पे धान मिले, वहां पे कीमत मिले, वहां पे वो अपना धान या अपने अन्य उत्पाद बेच सकेगा। दूसरी बात अगर अपन करें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो बड़े थोक विक्रेताओं को, निर्याताओं को, बड़े खुदरा विक्रेताओं को किसान से धान बोने के पहले ही उनके रेट तय हो जाएंगे। और अगर मान लो, या धान या कोई भी उत्पाद बोने के पहले उनके रेट तय हो जाएंगे, ताकि उनसे भविष्य में आने वाली समस्याएं और रेट के कीमतों गिरने से उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब जब बड़े उत्पाद किसानों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो जो अच्छे बीज, अच्छे संसाधन,
अच्छी फसल की देख रेख ये वो करेंगे। और आप समझिएगा, ये जो बार बार कहते हैं किसान मजदूर हो जाएंगे, भाई किसानों का जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है वंदना जी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फसल का, उत्पाद का। और निसंदेह इस बिल से किसानों को फायदा होगा, उनकी आय दोगुनी होगी और वह किसान घर से सीना उठाकर चल पाएगा। और किसान का भ्रम फैलाया जा रहा है क्या सर? नितिन जी, भ्रम फैलाया जा रहा है क्या सर? क्योंकि सरकार के सारे कानून से हम कस्टमर तो होंगे नहीं, किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित के लिए कानून लाए जी। नितिन जी, कौन, अगर किसानों के हित के लिए कानून होता तो किसान आज सड़कों पर इस आंदोलन में नहीं होते। कल से अभी तक के मैं कहूं आपको तो 40-50 फोन तो मेरे पास आ चुके हैं कि ये कानून को समझा ही नहीं पा रहे हैं। कभी कहते हैं एमएसपी के दायरे में आएगा, अभी ये मेरे भाई कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता मनोहर कहानियां सुना रहे थे, जो अभी ये कह रहे थे कि किसान को 1400-1500 का दाम मिलता है। इसकी कौन गारंटी लेता है कि इस कानून के लाने के बाद एमएसपी से कम दर पर यदि कोई कॉर्पोरेट घराना धान खरीदेगा या उसकी फसल खरीदेगा तो उसको इससे कम पैसे में यदि वो किसान धान को बेचेगा या उस फसल को बेचेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आवश्यक वस्तु अधिनियम में आपने जो भंडारण की स्टॉक लिमिट को जो आपने खत्म किया है, ये पूरी सोची समझी गई एक रणनीति के तहत कुछ चुनिंदा मोदी जी के खरबपति कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस प्रकार जियो मोबाइल को शुरू में फ्री में दिया गया लोगों को बात करने के लिए, उनको उनका आदी बनाया गया और आज देखिए जियो की सर्विस में कितने पैसे मंथली आपको पे करने पड़ते हैं। ये पूरा उसी और अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। एमएसपी का ठिकाना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मैंने कहा स्टॉक लिमिट में भी इसमें गोलमाल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी शंकाओं का बाजार अभी तक गर्म है, किसानों को कैसे भरोसे में लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं कि भ्रम का जाल फैला रहे हैं, लेकिन अभी तक एमएसपी को लेकर खुली चर्चा नहीं हो पा रही है। इसी पर अब आगे सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि कानून तो बन चुका है और किसान भी सड़कों पर है, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।